वेलकम फ्रेंड्स, vedalifesciences.com आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा एक मोटिव है, हमारा इकलौता एक ही मोटिव है जो कि है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी कि हैप्पीनेस फॉर ऑल, सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना। फ्रेंड्स, ये जो आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ, एक चीज दोबारा से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वो है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ आखिर है क्या? हेल्थ की तो हम बात कर रहे हैं, बहुत दिनों से हम हेल्थ हेल्थ कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ आखिर है क्या? हेल्थ, ये मैं ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट डे सेशन हुआ था, जो वर्कशॉप हुआ था, जो फर्स्ट सेशन था, उसके अंदर भी मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। व्हाट इज हेल्थ? अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, social, financial and spiritual well-being. This is the definition of health according to WHO. दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले ही ये जो स्क्रीन है ये दिखाने का जो मेरा मकसद था वो सिर्फ ये है, क्योंकि जो आज का सेशन है, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल हर तरह की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे या सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में, इसमें स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, सोशल, हर तरह की हेल्थ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसीलिए ये स्क्रीन दोबारा से रिपीट करके दिखाने का जो टारगेट था मेरा ये था। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बियॉन्ड आयुर्वेदा का ये जो हमारा कोर्स है, जिसमें हम ये 16 डिफरेंट टॉपिक्स लेने वाले हैं। ये 16 हमारे जो टारगेट टॉपिक्स हैं, जो हमने डिस्कस करने हैं, जो लर्निंग करनी है, उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है, जो कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल हर तरह की हेल्थ हमें दे सकता है, देने वाला है, वो टॉपिक है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत यूनिक है, ये हर जगह आपको बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जीज आखिर है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? ये हमारा जो कोर्स है, आज का टॉपिक है, ये बहुत ध्यान देने वाला टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझने वाला टॉपिक है बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, बहुत ज्यादा साइंस नहीं है इसके अंदर, लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जीज। देखिए, जिस धरती पर हम रहते हैं, ये एक प्लेनेट है, सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है, ये हमें मालूम है, राइट। लेकिन ये जो प्लेनेट है, इसका एक कोर है जो कि पूरा का पूरा मॉल्टन आयरन से बना हुआ है, पिघले हुए लोहे से बना हुआ है, राइट, जो मूव करता है। मूव करने की वजह से उसके मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उसके बाद सॉलिड आयरन है, फिर पत्थर है, फिर मिट्टी है, पानी है, तरह तरह की लेयर्स हैं धरती के नीचे जो हमें दिखती नहीं है। हमें तो ऊपर की खाली सतह दिखती है, खाली सरफेस नजर आता है हमें, लेकिन इस सरफेस के नीचे अगर हम खुदाई करते हैं तो बहुत कुछ है। मिट्टी, पानी तो है ही, उसके अलावा हमें नहीं पता वहां पे नीचे कहाँ पे स्टीम है, कहाँ पर पानी बह रहा है, कहाँ पे पानी रिवर्स में बह रहा है, कहाँ पे पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, हमें नहीं मालूम, है ना। नीचे हमें नहीं मालूम कि कहाँ पर गंदे पानी का बहाव है, कहाँ पे साफ पानी का बहाव है, या कहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, या कितना मैग्नेटिक फील्ड है उस पर्टिकुलर जगह पे, हमें नहीं मालूम, है ना। तो आज जो हम ये टॉपिक लेने वाले हैं, आज हम ये चीज समझने वाले हैं, हम ये समझने वाले हैं सबसे पहले तो कि क्या फर्क पड़ता है जियोथर्मल एनर्जी से, किस किस तरह की एनर्जी होती है, कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, कौन कौन सी वेव्स निकलती हैं। ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, जितना मेरे से हो सकेगा कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Geothermal energy has been used for thousands of years in some countries for cooking and heating. हमें मालूम है कि जमीन के नीचे अगर हम किसी को दफना दें या किसी चीज को दफना के रखें तो थोड़े टाइम में वो जल जाती है, गल जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के नीचे इतनी गर्मी ही इकट्ठी हो जाती है। तो इतना, अभी हम 6 फुट नीचे एक डेड बॉडी को दबा देते हैं ना खाली,
तो वो उतने में ही वो डेड बॉडी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर सोचिए अगर हम 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर धरती के नीचे अगर किसी चीज़ को छुपा दें, तो वो कितना जल जाएगी, कितना गल जाएगी, है ना? तो हीट बहुत ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है। इसी प्रेशर के कारण हीरे जवाहरात जो हीरे पन्ने और जो रूबी और ये जो जितने तरह के स्टोन्स हैं ये इतना प्रेशर और हीट की वजह से ही ये लोग बनते हैं सिर्फ लकड़ी और इन चीजों से, राइट। तो ये जो है हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम सालों से इसको यूज करते आ रहे हैं हीटिंग और कुकिंग के पर्पस के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसको थोड़ा सा स्टडी किया, स्टडी करके इसके अंदर से पाया कि जितना ये फायदेमंद है उतना ही नुकसान भी दे सकता है अगर ढंग से हैंडल ना किया जाए या ढंग से मैनेज ना हो। ठीक है, वो देख लेते हैं कैसे। जियोथर्मल एनर्जीज जो हैं ये हमें मालूम है कि जमीन के नीचे से कई तरह की गैसेस निकलती रहती हैं, लाइक मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या कई तरह की इस तरह की जो गैसेस हैं ये निकलती रहती हैं। हमने देखा होगा कि कई जगह पे जैसे पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पे नीचे से बुलबुले आते हैं, हमें पता चल जाता है कि पानी जमीन के नीचे से गैस निकल रही है। कई जगह हम स्मेल करके बता सकते हैं कि ये जमीन के नीचे से आ रही है गैस, है ना। तो कई तरह की गैसेस होती हैं, कई तरह की चीजें होती हैं जो जमीन के नीचे से निकलती ही रहती हैं रेगुलर बेसिस पे। कई बार क्या होता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं, हम तो वहाँ पे रेगुलर कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये गैसेस पहले शायद नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे, हल्की-हल्की निकलनी शुरू हुई। धीरे-धीरे हम उसके हैबिचुअल होते चले गए, धीरे-धीरे वो ज़्यादा होती गई और धीरे-धीरे वो बहुत ज़्यादा होती गई और हम हैबिचुअल होते चले जा रहे हैं धीरे-धीरे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें उसका पता भी नहीं चलता है। कोई बंदा बाहर से आता है या कोई थर्ड पर्सन आता है या कोई मेहमान आता है या कोई बाहर से आता है, वो बताता है कि यार तुम्हारे यहाँ पर अजीब-सी स्मेल आ रही है। लेकिन जो वहाँ पर रह रहा है उसको वो दर्द वो जो स्मेल है वो फील नहीं होती है। ये होता है नेचुरल, है ना? तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो नीचे से गैसेज़ निकलती हैं, ये कई तरीके से हमारी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। जैसे कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमें सामने दिख रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब कभी स्मॉग बनता है तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है। गाड़ियों से जो निकलना है, फैक्ट्रियों से जो निकलता है वो तो है ही, उसके अलावा भी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ज़मीन के नीचे से भी बहुत सारा निकलता है। ये एक मेजर गैस है जो ज़मीन के नीचे से निकलती है, मीथेन के अलावा, राइट? जिसकी वजह से खाँसी, आँखों में इरिटेशन, मतलब धुंधलापन, धुंधला दिखना, कई तरह की चीज़ें जो हैं ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से हो सकती हैं। ठीक है? दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से भी आपकी चेस्ट में आपकी ज़ुकाम, खाँसी, कई तरह की चीज़ें जो हैं, ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से भी हो सकती हैं। ठीक है? फिर उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमें मालूम ही है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक लेवल से ज़्यादा हो जाए, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बन सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, राइट? पार्टिकुलेट मैटर ये जो है ये हमारा एक छोटे-छोटे पार्टिकल्स निकलते रहते हैं जो हमारी सांस के थ्रू अगर हमारी बॉडी में चले जाएँ तो वो अस्थमा कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं। बहुत सारी अलग-अलग तरह की चीज़ों को शरीर में पैदा कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा। अब देखिए, मान लीजिए कोई बीमार आदमी है, उसको रेगुलर खाँसी, जुकाम, कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाई लेते 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 जा रहे हैं, सालों-साल हो गए, लेकिन उसका खाँसी-जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है। आप सोचिए, आपने एलोपैथी ट्राई कर लिया, आपने आयुर्वेद ट्राई कर लिया, आपने दुनिया भर के सारे इलाज ट्राई कर लिए, लेकिन खाँसी-जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। सिंपल खाँसी-जुकाम ठीक नहीं हो रहा है ना? तो क्या पता इस ज़मीन के नीचे से नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जो है, वो बहुत ज़्यादा निकल रही होगी, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है और जिसकी वजह से वो बीमार हो रहा है। इधर से हम दवाई खिलाते जा रहे हैं, उधर से वो साँस के थ्रू वो नाइट्रोजन ऑक्साइड उसकी बॉडी में जाती जा रही है, तो दवाई भी असर करना बंद कर देगी थोड़े टाइम के बाद और वो पर्सन जो है, वो बीमार ही बीमार चलता रहेगा। दवाई असर कैसे करेगी? है ना? दवाई कितनी देर तक असर करेगी और कब तक असर करेगी? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से
हो सकता है कि वो रेगुलर बीमार चलता जा रहा है, बीमारी कहीं और है और हम उसका इलाज कहीं और करते चले जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम डिसाइडेड हो जाते हैं कि यार कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अब इसी तरीके से यही छोटी-छोटी बीमारियाँ, खाँसी, जुकाम और यही इस तरह की छोटी-छोटी बीमारियाँ जो हैं धीरे-धीरे बड़ा रूप लेती चली जाती हैं और अस्थमा या आपका लंग से रिलेटेड कैंसर, ब्रोंकाइटिस या सर्कोइडोसिस या कई तरह की इस तरह की बीमारियाँ जो हैं बनते-बनते बनती चली जाती हैं, बढ़ते-बढ़ते बढ़ती चली जाती हैं। हम उसका इलाज कहीं और ढूँढ रहे होते हैं, लेकिन असली इलाज हम समझ ही नहीं पाते। तो मेरी सजेशन ये है, अगर कोई आपके घर में या आपके आस-पड़ोस में या आपके नोन सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जिसका इलाज बहुत लंबे समय से चलते हुए भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार जियोथर्मल एनर्जीज़ का चेक ज़रूर कीजिएगा। कैसे करना है वो मैं अभी सब आपको पूरा डिटेल में सिखाऊँगा, ठीक है? इसके बाद सेकेंडली हमें एक चीज़ और समझने की बहुत अच्छी तरह ज़रूरत है। वो क्या है? हमारी जो अर्थ है ना, इसमें कई तरह की रेडिएशंस तो निकलती ही रहती हैं, कई तरह की गैसेस तो निकलती ही रहती हैं, लेकिन एक बहुत अद्भुत चीज़ एक और है, जो हमारे आयरन के पिघले हुए होने की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से पैदा होती है, वो है मैग्नेटिक वेव्स। हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, ये हमें कई चीज़ों से बचा देती हैं। लाइक जो सोलर रेडिएशंस आती हैं, जो सन से सोलर रेडिएशंस आती हैं और जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, वो इन मैग्नेटिक वेव्स की वजह से अपना रूट चेंज करके वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, राइट? ये हमें ऑलरेडी मालूम है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एक जगह पर मैग्नेटिक वेव्स एक लेवल से ज़्यादा हो जाएँ, एक लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो क्या होता है उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई ह्यूमन बीइंग जाता है, तो उसके माइंड में उसके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा या उसके माइंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी या उसको हेलुसिनेशंस होनी शुरू होंगी। ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज़ क्योंकि ये सब भी एक एनर्जी है, एक एक तरह का इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राइट? तो इसको बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक वेव्स का स्ट्रेस एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? Geopathic stress is a distorted or disrupted electromagnetic field of Earth. इसको हम Schumann resonance waves के नाम से जानते हैं साइंस की भाषा में। Schumann resonance, SR, इसको शॉर्टकट में SR भी बोल सकते हैं। Schumann resonance क्या होता है? इस तरह की जो जियोपैथिक स्ट्रेस होता है उसको नापने के लिए एक छोटा सा यूनिट है जिससे हम उसको नापते हैं हर्ट्ज के अंदर, राइट? ये क्या है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। आप हम कोई साइंटिस्ट नहीं है जो हम इन चीज़ों का इतना डीपली हमें सिर्फ़ हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग, हमें सिर्फ़ हमारी अ, हम कैसे अपनी बीमारियों को ठीक करें, हमें खाली उतने को फ़ोकस करना है, राइट? तो ये जो है बेसिकली इसको मेरा बताने का जो टारगेट था, मकसद था, वो सिर्फ़ एक ये था कि आपको नॉलेज भर रहे कि बस ऐसा कुछ होता है। नाउ एक चीज और समझिएगा, जितनी भी ये अंडरग्राउंड पानी की या सीवर की या जितनी भी ये लाइंस होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, वाटर पाइपलाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स अंडरग्राउंड जा रही होती हैं, टनल्स होती हैं, कई तरह की चीजें इस तरह की जो अंडरग्राउंड होती हैं, इसकी वजह से भी जियोपैथिक स्ट्रेस जो है या तो कम हो सकता है या बढ़ सकता है। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, वहां पर कैसा है, वहां पे उतना मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने वायर डाला वो उसकी फील्ड कितनी है, वो एक दूसरे को क्रश कर रही है या बढ़ा रही है, वो देखने वाली बात है, वो वहां पे पर्टिकुलर टोटली कुल मिलाकर के बात यह है कि वो जियोपैथिक स्ट्रेस को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, ठीक है? नाउ जो हमारा ब्रेन होता है इसकी एक वर्किंग फ्रीक्वेंसी है, राइट? अगर उससे ज़्यादा होगा तो भी, अगर उससे कम होगा तो भी, दोनों केस में हमारे ब्रेन से इससे ज़्यादा अगर किसी को आपने सुना होगा कि कई बोलते हैं कि ये हाउस जो है ये हॉन्टेड है, या ये बोलते हैं कि वो प्लेस जो है वो पूरा पूरा एरिया ही हॉन्टेड है, या किसी को बोलते हैं कि ये इस इंसान को भूत दिखते हैं।
है ना? ठीक है, दिखते होंगे, हम लोग उन चीज़ों में ज़्यादा पैरामेडिकल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक छोटी-सी अगर दिखते हैं भी तो क्यों दिखते हैं? ऐसी उसकी आँखों में ऐसा स्पेशल क्या आ गया? तो वो क्या होता है अल्टीमेटली हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है हमारे न्यूरॉन्स के बीच में से, वो उसका जो मूवमेंट की उसका जो वो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है या बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। बस इतना ही छोटा-मोटा फ़र्क होता है जिसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, राइट? नाउ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है कि अगर हम कभी किसी पहाड़ पे जाएँ, तो हमें बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, छुट्टियाँ मनाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं और कई-कई अलग-अलग जगह पे जाते हैं, लेकिन जो रिलैक्स हमें पहाड़ों में, ऊँचाइयों में जाकर के मिलता है, वो और कहीं जाकर के नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है इसके? प्लस साथ में ऐसा क्यों होता है कि जितने ये बड़े ऋषि-मुनि और जितने भी ये साधु महात्मा जो लोग इस टाइप के लोग होते हैं, जो एक्चुअल जेन्युइन लोग होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है कि ये ज़्यादातर ऊँची पहाड़ियों पे जाकर ही अपनी पूजा तपस्या जो होती है, वो करते हैं। चाहे वो आज की बात हो, चाहे वो हज़ारों साल पहले की बात हो। ऐसा क्यों होता है कि वो पहाड़ों में जाकर ही बसना पसंद करते हैं? चाहे वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हों, चाहे वो हिंदू अपने ये ऋषि-मुनि हों, चाहे कोई भी हो। जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है कि वो पहाड़ों में जाकर ही उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या लगता है? देखिए, मैं बताता हूँ। जितना हम अर्थ के कोर के नज़दीक होते चले जाते हैं, जितना हम अर्थ के कोर के पास आते चले जाते हैं, उतना जो मोल्टेन लावा है, जो मोल्टेन आयरन है, जितना उसकी मूवमेंट है, उसके हिसाब से वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। जितना हम अर्थ के कोर से दूर होते जाते हैं, जितना हम ऊँचाई पे चले जाते हैं, उतना उसकी जो फ्रीक्वेंसी का जो सर्कल है, वो कम होता चला जाता है। उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो वीक होती चली जाती है। तो हमारे माइंड को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती बहुत ज़्यादा। इसीलिए पहाड़ पे जाते ही जैसे ही आप पहाड़ पे जा रहे होते हैं, रास्ते में ही आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि यस कुछ ना कुछ आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसे ही अगर आप पहाड़ पे जाकर के 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन अगर रहते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली आपकी सारी जो स्ट्रेस है वो क्लीनिंग हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे आपका जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो नहीं है ना? या कम है या बहुत कम है। जो आपके रेगुलर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से तो बहुत ज़्यादा। कई बारी होता है ना कि डॉक्टर भी बोल देता है कि भई इनका इलाज जो है ना वो दवाओं से ज़्यादा दुआओं में रखा है, इनको कहीं बाहर घुमा-फिरा लाओ, इनका हवा-पानी चेंज करो। उसके पीछे भी कहीं न कहीं कारण जो है वो जियोपैथिक स्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है? ये एक हमने बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर था, जो समझना बहुत ज़रूरी था। इसका कोई किसी रिलीजन से पर्टिकुलर किसी रिलीजन को हाइलाइट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसका जो सिर्फ़ जो हमारा ज्योग्राफ़ी के अकॉर्डिंग जो हमारा जियोपैथी स्ट्रेस की जो जो हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, हम खाली उसकी बात कर रहे हैं। इसका किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर जाने का मेरा कोई मकसद नहीं। तो ये अलग-अलग कुछ वेव्स हैं। देखिए, अभी तक हमने गैसेज़ की बात करी, क्या-क्या गैसेज़ निकलती हैं ज़मीन के नीचे से। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करी और ये कुछ वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अलावा भी हमारे धरती के नीचे से निकलती हैं लाइक गामा रेज़, अल्फा रेज़, बीटा रेज़, थीटा, डेल्टा ये सारी चीज़ें धरती के नीचे से निकलती रहती हैं। गामा अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे गामा रेज़ बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा गामा वेव जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पे आपको ल्यूसिड ड्रीमिंग हो सकती है या हैलुसिनेशंस हो सकती हैं या आपको बहुत अच्छा-सा ब्लिसफुल सा फ़ील होगा, है ना? ये अलग-अलग कई लोग होते हैं जो बेकार में ही बस अपनी मस्ती में खोए रहते हैं, उनको बड़ा अच्छा-सा लग रहा होता है ना? हमें लगता है कि नशा कर रखा है या कुछ हो रखा है, लेकिन उनको कुछ नहीं है। वहाँ पे वो गामा वेव्स के कहीं न कहीं हो सकता है कि किसी न किसी इफ़ेक्ट में वो हों। ठीक है? ये अलग-अलग वेव्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी पर क्या-क्या असर हो सकते हैं, ये अलग-अलग वेव्स भी धरती के नीचे से निकलती रहती हैं। नाउ
What other signs can indicate geopathic stress zones? हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्पेस में या किसी के घर में, किसी आपके अपने घर में अगर आप पता लगाना चाहें कि जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है, कितना है, अगर आप पता लगाना चाहें तो कैसे पता लगा सकते हैं, राइट? ये कुछ तरीके हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। लाइक आपको, चलिए बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। नंबर 1, आपको कभी भी फ्रेश फील नहीं होगा अगर आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा तो। आप जितना मर्ज़ी सो लें, जितना मर्ज़ी आप नींद ले लें अपनी 8 घंटे, 10 घंटे आप जितना मर्ज़ी सो लें, लेकिन जब आप उठेंगे, आप कभी फ्रेश फील नहीं करेंगे। आपको हमेशा टायर्ड सा लगेगा, आपको हमेशा बहुत अजीब-सा लगेगा कि नहीं यार फ्रेश नहीं हुआ, फ्रेश नहीं हुआ। आपको बड़ा अजीब-सा लगेगा बहुत, कभी भी आपको फ्रेशनेस फ़ील नहीं होगी अपने घर में। हल्की सी अलग तरह की स्मेल आएगी, हल्की सी डिफरेंट टाइप की आपको एलर्जी सी लगेगी, खुजली सी रहेगी, ख़ारिश रहेगी, अजीब-सा आपका मन होगा, स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, मूड स्विंग्स होंगे, है ना? दूसरा है कि यू हैव अ फीलिंग दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर होम। आपको हमेशा ऐसा फीलिंग कुछ है, कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या है लेकिन कुछ है। बहुत कोशिश कर ली ढूँढने की, नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे घर में। बाहर जाता हूँ तो फ्रेश फ़ील करता हूँ, घर में घुसता हूँ तो मेरे को अजीब-सा लगना शुरू हो जाता है। घर जाने का मन ही नहीं करता। घर से बाहर रहने का मन करता है, घर जाता हूँ तो मेरे को अजीब-सी फ़ीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है ना? तो हो सकता है कि वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है, राइट? थर्ड नंबर पे यू मे हैव अ सीरियस इलनेस लाइक कैंसर, या बहुत सारी अलग-अलग बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसका ट्रीटमेंट आप लेते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं और उसका कोई रिस्पॉन्ड आपकी बॉडी को नहीं हो रहा, राइट? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थ, वेरी इम्पोर्टेंट, दैट हाउस हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कैंसर और सम अदर सीरियस इलनेस। लाइक मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, उस हाउस की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर हिस्ट्री है कि जो आता है उसको कैंसर हो जाता है, या जो आता है उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, या जो आता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो आता है उसका कोई ना कोई उनके लड़ाई लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है, राइट? अब अगर मान लीजिए अगर आपको पता चल जाता है, कैसे पता लगाना है, मैं अभी फिर आपको मैंने ये तो छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं जो मैंने आपको बताया कि इससे आपको एक आइडिया लग सकता है। लेकिन एग्ज़ैक्टली कैसे पता चलेगा कि घर के कौन से कोने में है, घर के कितना, अब वो सारी चीज़ों को मैं अभी आपको आगे इसी सेशन के दौरान बताऊँगा, ठीक है? हाउ टू डील विद जियोपैथिक स्ट्रेस, अगर कभी आ ही जाए, आपको पता चल जाए कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, तब क्या करना है ना? ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको इसी प्रेज़ेंटेशन के दौरान आपको बताऊँगा, और लास्ट में जब ये प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये प्रेज़ेंटेशन आपको मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको आप अटैचमेंट आपको मिल ही जाएगी, राइट? ये कहने की बात नहीं है। नाउ आइडेंटिफाइंग द डिस्टर्बेंस पॉइंट्स। नाउ मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आपके पूरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है एक अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेटली आप पता लगा सकते हैं कि पूरे घर में से कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, कैसे पता लगाना है मैं भी आपको बताऊँगा। करके प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा और आपको रियल भी बताऊँगा कि आप अपने घर में अगर आप करना चाहें तो क्या-क्या तरीके आप अपना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आप एक बहुत इम्पोर्टेंट आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पर आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ का जो इंजीनियर है या वहाँ का जो उस एरिया का जो मेन वो लोग होते हैं, जो लाइनमैन्स वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर का और सीवर का वो सब चीज़ मेंटेन करते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके पता लगा सकते हैं कि आपके अर्थ के नीचे जहाँ पर आप रह रहे हैं, उसके नीचे कोई लाइन या कोई क्रॉसिंग तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। आप कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं, राइट? ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको आपको पता चल सकता है कि आपके पर्टिकुलर उस एरिया में या पर्टिकुलर आपके घर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से हैं।
Identifying disturbance points. Number one and very important and very common way of checking कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है, राइट? दिस इज यूजिंग अ डाउजिंग बैंड। डाउजिंग बैंड होता क्या है? डाउजिंग बैंड कोई खास, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। दो तीन तरह की चीजें होती हैं इसमें। कुछ लोग रॉड यूज करते हैं, कुछ लोग लकड़ी का टुकड़ा यूज करते हैं, कुछ लोग पेंडुलम यूज करते हैं, कुछ लोग कई अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो बिल्कुल सिंपल है, जो बहुत आसानी से आप अपने घर में, आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही इतनी इजीली वो चीज अवेलेबल हो सकती है और आप उसको बहुत इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं। वो क्या है, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, कुछ लोग पुराने ज़माने में जब इसका बहुत ज़्यादा इसको रिसर्च इसके ऊपर नहीं हुई थी, कुछ लोग क्या करते थे, लकड़ी का एक ऐसा वाई शेप का एक टुकड़ा लेते थे और उसको लेकर के चलते थे। तो इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होती थी, जो मूवमेंट होती थी, उससे पता लगा लेते थे कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। बेसिकली ये मेथड जो है आउटडोर्स में बहुत अच्छा काम करता है, इंडोर्स में बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं करता है। पता नहीं चलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडोर्स में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल्स, हमारा टीवी है, हमारा फ्रिज है, हमारा वॉशिंग मशीन है, हमारा ट्रांसफार्मर्स हैं, एसी है, कई तरह की चीज़ें रहती हैं, उसकी वजह से ये डिस्टर्ब होता है। आउटडोर्स में इट वर्क्स वेरी गुड, राइट? ये कुछ और चीज़ें हैं जो आपको गूगल करने से आप इजीली, आप डाउजिंग बैंड अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली कुछ इमेजेस मिल जाएंगी। दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको ये सब खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आप बहुत सिंपल तरीके से, इस तरीके से आप एक अपना डाउजिंग बैंड खुद बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। कोई भी मेटल की रॉड ले लीजिए, किसी भी तरह की, कोई भी मेटल की रॉड, एनी, कोई कंपल्शन नहीं है कि वो कॉपर हो, आपका आयरन हो, या कोई भी मेटल हो। कोई भी मेटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? किसी भी मेटल की आप रॉड ले सकते हैं। आपको ये, आपका जो कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, राइट? अब देख लीजिए इसको कहाँ कहाँ से कट करना है। यहाँ से एक कट करेंगे, एक कट यहाँ से करेंगे, ये कुछ इस तरीके का आप उसको बना लीजिए। ये आपका एक सिंपल सा डाउजिंग बैंड बन गया, राइट? ठीक है, सिंपल है। अब इसको यूज कैसे करना है? अब जैसे आप इस इमेजेस में देख रहे हैं, यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ पर एक पकड़ने के लिए एक होल्डर ले रखा है इन्होंने, हैंड, एक हैंड ग्रिप के लिए एक इन्होंने एक होल्डर बना रखा है, और जो अंदर की रॉड है वो मूव करती है। ठीक है, इससे ज्यादा बेटर है, मैं आपको एक मिनट स्क्रीन शेयर स्टॉप करके मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँ। ये देखिए, ये एक पतली सी रॉड है, सिंपल सी एक पतली सी रॉड है, कुछ नहीं है। एक छोटी सी मैंने एक रॉड ली है, बस एक छोटी सी रॉड, और कुछ नहीं, सिंपल सी एक रॉड है। ठीक है, ये जो रॉड है आप इसी से पता लगा सकते हैं, आपको हैंगर काटने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसी एक छोटी सी रॉड कहीं से भी कोई भी एक अरेंज कर लीजिए, बस किसी भी मेटल की चलेगी, किसी भी, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये होगा कि अगर वो एल्यूमिनियम है या कॉपर है, तो वो इलेक्ट्रिक थोड़ा, कॉपर जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी कंडक्ट करता है, तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव होगा, बस बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको इसको इस तरीके से पकड़ना है। देखिए, मैं इसमें दिखा पा रहा हूँ, ये ये देखिए, आपको खाली बस इस तरीके से इसको पकड़ लेना है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपने उंगली के ऊपर इसको सहारा देके अंगूठे से ऐसे पकड़ लेना है, सिंपल है। आपने बस इसको इस तरीके से पकड़ लेना है। दो रॉड लेनी है, दोनों हाथों में एक एक रॉड लेके आप बस इसको ऐसे रख के चलिए अपने घर में, धीरे 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 जैसे आप मूव करेंगे तो ये मूव करना शुरू करेगा। ये हल्का हल्का या तो मूवमेंट करेगा, या फ्लक्चुएट करेगा, या वाइब्रेट करेगा। हल्की सी भी मूवमेंट होएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है, या बहुत ज्यादा है। ठीक है,
बहुत सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है, आपने खाली बस अंगूठे के ऊपर सहारा देख करके उंगली से बस ऐसे आपने करना है, बस हल्का सा, और कुछ नहीं। ये हल्का ऐसे अपने आप मूव करेगा, और जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, यही रॉड, इसी तरीके की एक रॉड लीजिए और उसको एक तरफ से थोड़ा सा इस तरीके से आप एल शेप में इसको बेंड कर दीजिए। ठीक है, ये वही बन गया एल शेप में एक, ये वही इसी तरीके का एक वो बन गया जिस जो अभी आपने इमेजेस में देखा था। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको ऐसे पकड़ लेना है बस। जैसे अब आप इसको पकड़ के चलेंगे ना, ये मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही ये मूव करेगा आपको पता चल जाएगा कि कम मूव कर रहा है, ज्यादा मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है। इसके मूव करने से आपको पता चल जाएगा कि मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, या आपको किधर जाना है, या आपको कितना मूवमेंट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जोर से घूम रहा है, आपको इसको करने से पता चल जाएगा। कुछ नहीं है, बस ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने बस खाली इसको ऐसे रखा हुआ है बस। बहुत सिंपल है, जितना मुश्किल ये लग रहा था उतना मुश्किल है नहीं, बहुत सिंपल है, बस ऐसे इसको मैंने टिका रखा है बस खाली, और कुछ नहीं कर रखा है। ये अपने आप आपको बता देगा, आपको बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब आप इसको लेकर के चल रहे हैं तो ये टिप हल्की सी एक एंगल, बस सिर्फ एक एंगल थोड़ी सी हल्की सी डाउनवर्ड हो, ऊपर की तरफ ना हो। ऊपर की तरफ होगी तो यहाँ पे जो प्रेशर पड़ेगा उसकी वजह से ये मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएगा, इसको हल्का सा नीचे की तरफ होना है बस। यही ध्यान रखना है, और कुछ भी ध्यान रखने लायक इसमें कुछ है नहीं, बस इसको हल्का सा डाउन रख के आप इसको चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। इसकी मूवमेंट से आपको पता चलता रहेगा कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस कितना है या नहीं है। ठीक है, चलिए मैं वो करता हूँ स्क्रीन शेयर दोबारा से। जी ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस आपको यहाँ से पता चल जाएगा। नाउ अब करना क्या है, एक और तरीका है जियोपैथिक स्ट्रेस को पकड़ने का, जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में पता लगाने का। ये तो जैसे रॉड हमने यूज करी, इसी तरीके से हम कॉम्पास भी यूज कर सकते हैं। कॉम्पास जो हम डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हम चेक करने के लिए कॉम्पास यूज करते हैं। कॉम्पास की एक पॉइंट पे रेड कलर का मार्क लगा होता है जो कि हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करता है। अगर आप उसको लेकर के चलेंगे ना, वो भी हल्का हल्का वाइब्रेट होगा, या नॉर्थ से हट के थोड़ा लेफ्ट राइट जाने की कोशिश करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस है। राइट, कॉम्पास से भी आप पता लगा सकते हैं। हुँ? इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, एनिमल्स के बिहेवियर को देख करके भी आप पता लगा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके अगर कोई एनिमल कोई पर्टिकुलर बिहेवियर करता है, एक ही जगह पे जाके बार बार रो रहा है, या एक ही जगह पर जाके बैठ जाता है, बाकी और किसी जगह पे जाता ही नहीं है, बार बार एक ही जगह पे जाके बैठ जाता है, या दूसरी जगह पे खाना नहीं खाता है, एक ही जगह पे खाना खाता है, हैबिट से हटके। हैबिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हैबिट तो हम उसको जैसी डाल देंगे, पेट है तो वो जैसी है हम हैबिट डालेंगे, जैसी ट्रेनिंग देंगे वैसा ले लेगा। लेकिन उससे हटके अगर कोई पर्टिकुलर आपको कोई ऐसा सिंबल सिग्नल ऐसा मिलता है, देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, मकड़ियाँ, चींटियाँ, ये जो होती है ना, ये जियोपैथिक स्ट्रेस को लेकर के बहुत 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 ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। एक ही जगह पे बार बार जाला बनाती हैं। अगर मकड़ियाँ पूरे घर में नहीं बना रही हैं, लेकिन एक ही जगह पे बार बार बना रही हैं, एक ही जगह पे बार बार बना रही हैं, एक ही जगह पे आप हटा देते हैं फिर बनाती हैं, हटा देते हैं फिर बनाती हैं, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जगह पे छोड़ करके बाकी जगह पे बना रही हैं, उस पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं बना रही हैं, बाकी जगह पे बना रही हैं, तो वहां पे दूसरी टाइप का जियोपैथिक स्ट्रेस होगा। राइट, या चींटियां हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बना रही हैं, एक पर्टिकुलर ही एक पर्टिकुलर शेप क्रिएट कर रही हैं, या एक ही लाइन में पर्टिकुलर चलती हैं, या एक दिन में नहीं पता चलेगा। ये आपको ओवर द टाइम, महीना 2 महीना 6 महीने में जाकर के आपको इसको ऑब्जर्व करना होगा प्रॉपर तरीके से। ऑब्जर्व करते करते फिर आपको धीरे धीरे इस चीज का पता लगना शुरू होगा। राइट,
ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं। बर्ड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस को लेके, माइग्रेट करते हैं पूरा एक जगह से दूसरी जगह पर सिर्फ जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से, जियोपैथिक स्ट्रेस की हेल्प से। उनको बहुत सेंस होती है, जीपीएस उनका बहुत फास्ट होता है, ये गूगल वाला जीपीएस नहीं है उनका, वो बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं और उनको पता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किधर है, तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं इस मामले में, राइट। बर्ड्स की अगर आप उनको देखेंगे तो वो बार बार एक ही, या तो एक ही आप दाना डाले जा रहे हैं, उस जगह पे नहीं खा रहे हैं, दूसरी जगह पे खा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा कि जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है, राइट। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं। नाउ अगर आपको पता चल गया कि जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ है और कितना है और है, अगर है तो क्या करना, नहीं है तो वेरी गुड, नहीं है यू आर लकी, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको पता लग गया कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, अब क्या करना है? नंबर 1, आप अपने घर की अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है। बेड की जो बेड है, सोफा है, आपका जो डाइनिंग रूम है, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, ये वाला रूम को शिफ्ट करके दूसरे रूम में कीजिए, मतलब इंटरचेंज कीजिए सारी चीज़ों को थोड़ा सा। उससे क्या होता है, जो बंदा एक ही जगह पे बार-बार सो रहा है या एक ही जगह पे लेट रहा है, एक ही जगह पे बैठ रहा है और उस जगह पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो हो सकता है दूसरे कमरे में थोड़ा कम हो या ना हो, है ना? तो थोड़ा-सा चेंज करके देखिए ज़रूर, उससे आपको पता चल जाएगा, उससे आपको 100% श्योरिटी होएगी, कन्फर्म होगा कि वाक़ई उसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, या हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी है, आपको उससे पता चलेगा। सेकंडली, आप फेंगशुई के जो वास्तु है, फेंगशुई है, ये सारी साइंसें सारी ना एनर्जी के ऊपर बनी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब असली होती हैं, ये नकली होती हैं, ये सब सारे, मैं इन सब चीज़ों में आपको जो सुपरस्टिशियस में नहीं डालना चाह रहा हूँ, बट ट्राई ज़रूर करके देखिए। कुछ पता नहीं होता है। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं या जो पिरामिड्स होते हैं, इनकी एनर्जीज़ तो होती ही हैं ऑब्वियसली। अब इसमें फेंग शुई क्या करे और इसमें वास्तु क्या करे? अब इन चीज़ों में जो पावर्स हैं, उनको थोड़ा-सा यूज़ करके देखिए, अगर जियोपैथिक स्ट्रेस कंट्रोल हो रहा है, देन इट्स वेरी गुड, राइट? इसके अलावा आप मेटल रॉड्स लगा सकते हैं अपने घर के आस-पास। कोई खास मेटल रॉड नहीं है, यही मेटल रॉड जो मैंने आपको बना कर के दिखाई है अभी, यही सेम टू सेम मेटल रॉड आप अपने घर के चारों तरफ 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप जितनी चाहें उतनी मेटल रॉड्स अपने घर के चारों तरफ लगा दीजिए। लगानी कैसे है? जो ये लॉन्ग साइड है, लंबी वाली साइड है, इसको ज़मीन के अंदर डालना है। इसको आपने पूरा ज़मीन के अंदर डालना है और ये जो छोटा वाला साइड है, इसको आउटर साइड पे रखना है, घर की तरफ नहीं, घर के बाहर वाली साइड की तरफ। आप इसको नॉर्थ में लगाएँ, साउथ में लगाएँ, ईस्ट में लगाएँ, वेस्ट में लगाएँ, किसी भी डायरेक्शन में लगाएँ। जो लंबी वाली साइड है वो ज़मीन के अंदर ठोक देनी है पूरी अच्छी तरह गाड़ देना है इसको। ये जो रह जाएगा बस थोड़ा-सा ज़मीन के ऊपर-ऊपर सरफेस के ऊपर थोड़ा-सा ये बाहर रह जाएगा। इसको खाली जो है आपको ज इसका जो फेस है, इसकी जो डायरेक्शन है वो घर से ऑपोज़िट डायरेक्शन में होना चाहिए, घर की तरफ नहीं होना चाहिए। बस आप सेटअप कर दीजिए इसको मेटल रॉड्स को, बहुत सिंपल है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो भी आपके घर के आस-पास बन रहा होगा या जो भी जियोपैथिक स्ट्रेस आपके घर के आस-पास बन रहा होगा, वो थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाएगा। वो आपके घर के अंदर जाने की बजाय बाहर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, राइट? ये कीजिए आप। इससे क्या होगा कि आपके जियोपैथिक स्ट्रेस से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा आप कॉर्क बैरियर यूज़ कर सकते हैं। कॉर्क जो होता है वो टीक जो हमारे जो ट्रीज़ से बनता है, ओक ट्रीज़ से, है ना? ओक ट्रीज माना जाता है कि दीज आर द बेस्ट जो होते हैं, रेजिस्टेंस होती हैं इनमें अपना जियोपैथिक स्ट्रेस को लेकर के। इनसे बनी हुई आप टाइल्स यूज कीजिए, टाइल्स को बेड के नीचे, सोफे के नीचे, चेयर्स के नीचे, अपने नीचे लगा दीजिए ताकि जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वहीं उसके नीचे दफन हो जाए, उसके नीचे ही दब जाए, आप तक ना पहुंचे, ठीक है। इसके अलावा आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्रिस्टल्स। उन सब क्रिस्टल्स आर द रियल नेचुरल स्टोन्स, जो अलग अलग पावर्स होती हैं जिनके अंदर, इसमें से एमेथिस्ट, जियोलाइट और टर्मलाइन, ये कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो जियोपैथिक स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको दबा देते हैं। क्वार्ट्ज और शंगाइट जो होता है,
ये क्रिस्टल जो है ये थोड़ा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, राइट। ये कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सेप्ट जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन है आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर, लाइक आपके टीवी, आपका सेल फोन, आपके वायरलेस राउटर्स, आपके ट्रांसफॉर्मर्स, कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं, वो आपके घर के पास से जा रही होती हैं। आप उसको प्लास्टिक कवर करवाइए, आप उनको कंप्लेंट डालिए कि मेरे घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, आप उसको प्लास्टिक कवर करवाइए। आप कंप्लेंट डालेंगे, वो खुद आके करके जाएंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर हो बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आपको डिस्टरबेंस होती हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो जमीन के नीचे से आ रहा है वो तो है ही, उसमें आप एडिशनल और उसके अंदर एड ऑन ना करें। और अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनकी प्लेस इधर उधर कर दीजिए, थोड़ा सा उनको मूव कीजिए। एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे तो शायद उसकी वजह से भी कुछ रिलीफ आपको मिल सकता है, राइट। ये सारे तरीके हैं जियोथर्मल एनर्जी से आप अपने आप को बचाने के लिए। जियोथर्मल एनर्जी बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने इनको स्टडी किया है, आउट ऑफ 5 एवरी 4 पर्सन आर इफेक्टेड, कोई कम कोई ज्यादा। 5 में से 4 लोग यानी कि 80% लोग आर इफेक्टेड। अगर आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो हो सकता है आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा ही होगा, राइट। तो बेस्ट तरीका है, आप डाउजिंग करने के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, एक छोटी सी रॉड लेनी है, आप डाउजिंग करके पता लगा सकते हैं। और रॉड्स को ही, उसी रॉड को आप अगर अपने घर के आसपास ठोक दें, कोई अलग रॉड नहीं है, ये रॉड और वो रॉड सेम है, कोई अलग अलग रॉड नहीं है, कोई अलग से आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये, राइट। बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, मेरी तरफ से बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो लेट्स टेक द क्वेश्चन। जी जी बताइए। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। बताता हूँ। जी जी, देखिए, जो लोग अपने घर में रह रहे हैं, जिनका अपना घर है, लाइक जिनकी कोठी है या जिनका पूरा अपना ही घर है जिनका, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपने घर के आसपास ये लगा सकते हैं रॉड्स, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं वो क्या करें, है ना। सोसाइटी में तो एक के ऊपर एक फ्लैट्स हैं और कई सारे फ्लैट्स आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे चारों तरफ लगाएं। दो तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है कि आप पूरी सोसाइटी के, थोड़ा सा देखो, जहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, वहाँ पे थोड़ा पैसा खर्च होना भी, कितना पैसा लग जाएगा, 200 400 500 रुपया लगेगा, थोड़ी सी रॉड्स ज्यादा आएंगी और क्या, 200 400 रुपए में कोई ज्यादा कोई नुकसान नहीं है ना। रॉड्स ले लीजिए बहुत सारी, और पूरी सोसाइटी के चारों तरफ आप लगवा दीजिए। किसी एक लेबर को पकड़िए, और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि कुछ नहीं, चुपचाप उसके सोसाइटी के गेट के बाहर आप बस चारों तरफ लगाते चले जाइए, कोई कुछ पूछने वाला नहीं होगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। सिंपल सा एक बेस्ट तरीका यही है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने घर के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर, अपनी जो दीवारें हैं, उन दीवारों पे इसको इस तरीके से लगाइए कि ये वाला नीचे जो हिस्सा है ये जमीन के अंदर चला जाए। थोड़ा सा मार्बल होगा या जो भी होगा, उसमें थोड़ा हल्का हल्का ड्रिल करना पड़ेगा, सुराख करना पड़ेगा, और ये वाला हिस्सा जो है वो दीवार के थ्रू बाहर की तरफ, दीवार के अंदर सुराख करके इसको बाहर की तरफ फेस कर दीजिए। समझ गए आप? ये नीचे आपके फर्श में चला जाएगा, ये आपकी वॉल के अंदर बाहर की तरफ बाहर की तरफ फेस करके वॉल के अंदर चला जाएगा। बेस्ट है, सिंपल है। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो छोटे छोटे गमले यूज कीजिए, गमले के अंदर लगा दीजिए, गमला वहां रख दीजिए खाली। गमला इस तरीके से रखिएगा कि ये वाला जो साइड है ये घर से बाहर की तरफ फेस करे। सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं। क्लियर हुआ पॉइंट? जी। एनीबडी, कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं है तो फिर इसको क्लोज करते हैं चैप्टर को। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।
stay safe, stay healthy. Thank you so much.